नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नमिता अनुराग। ज़िंदगी के आसपास बिखरी कहीं अनकहीं घटनाओं और बातों को मैं अपनी नन्ही कहानियों में पिरोती हूँ और फिर आपको सुनाती हूँ अपनी ही आवाज़ में। आज फिर उन्हीं जटिल तानों बानों से उठाकर एक और कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ। नाम है अधखुली गिरह। आइए सुनते हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि जीवन में कुछ ऐसा कभी मेरे साथ भी घट सकता है। घट सकता है नहीं, घट चुका था। ये जो फूलों से सजे पलंग पर दुल्हन का लाल जोड़ा पहने, 16 श्रृंगार किए, बाल बिखराए, मुंह खोले, बेसुध सी पड़ी लड़की सो रही है, उससे कल मेरी शादी हुई है और आज शाम ही मैं बाजे गाजे के साथ उसे विदा कराकर बरेली से दिल्ली अपने घर लाया हूँ। रात काफ़ी गहरा चुकी है और मानसिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह से टूटा हुआ मैं अभी अभी थक हार कर यहाँ अपने कमरे के बाहर वाली एनेक्सी में आकर सोफे पर ढह गया हूँ। मेरा दिमाग अभी भी कुछ देर पहले घटी घटना की जांच पड़ताल में लगा है। माँ मेरे लिए सर्वोपरि थीं। पापा के बाद मुझे और दीदी को उन्होंने अकेले ही पाला था। पापा की दोनों फैक्ट्रियों का काम अकेले संभालने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करते हुए हमने देखा था उन्हें। दीदी की शादी हो चुकी थी। मैंने भी पढ़ाई पूरी कर उनके साथ काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। माँ की मैं बहुत अधिक करीब था। किसी भी हाल में उनका दिल नहीं दुखा सकता था। वैसे तो मैं किसी का भी दिल नहीं दुखा सकता था। गरीबों और दुखियारों के लिए भी अक्सर कुछ ना कुछ करता ही रहता था। दोस्त मुझे मामाज बॉय कहकर चिढ़ाते थे। विवाह के लिए भी मैं तैयार नहीं होता था। आजकल की लड़कियां कैसी होती हैं इसका अंदाज़ा था मुझे। कहीं आने वाली लड़की ने मेरे परिवार को अपना ना माना तो, मुझे लेकर अलग रहने की मांग की तो ना बना। इन सब पचड़ों में तो पड़ना ही नहीं था मुझे। पर मेरी इस बेतुकी जिद को माँ और दीदी ने नहीं माना। पीछे पड़ कर इन लोगों ने मेरी शर्त मानते हुए शादी के लिए हाँ कहलवा ही ली थी। वैसे मेरी एकमात्र शर्त यही थी कि लड़की बहुत अधिक आज़ाद ख्यालों वाली, मॉडर्न और फैशन की दीवानी ना हो, बल्कि धीर गंभीर व्यक्तित्व की स्वामिनी हो, जो मेरी माँ को और परिवार को उचित आदर सम्मान दे सके। मैंने माँ और दीदी पर ही सब कुछ छोड़ दिया था। अच्छी तरह से देखभाल कर एक सुशील और घरेलू सी लड़की, जो माँ से बात करने तक में शर्मा रही थी, पसंद की गई थी। माँ और दीदी पहले ही इस लड़की और इसके घर वालों से मिल चुकी थी और अंदर ही अंदर पसंद भी कर चुकी थी। बस एक बार औपचारिकता पूरी करने के लिए ही मैंने एक मॉल में लड़की, उसकी माँ और भाई भाभी के साथ एक छोटी सी मुलाकात कर ली थी और शादी के लिए हामी भर दी थी। मेरे घर वालों की तरह लड़की वाले भी शादी जल्दी ही चाहते थे, तो 1 महीने के बाद ही यानी कल हमारी शादी हुई थी और आज मैं अपनी दुल्हन को बरेली से विदा कराकर अपने घर दिल्ली ले आया था। खूब रौनक और उत्साह का माहौल था घर में। मेरे दोस्त, रिश्ते की भाभियाँ, बहनें, यहाँ तक कि भाई लोग भी मुझे छेड़ने में लगे थे। मैं तो खैर कभी भी अधिक बोलने और हंसी मजाक करने वालों में नहीं था, पर मुझे इस लड़की की अच्छी बात यह लगी थी कि वो इस सब हंसी मजाक का हिस्सा नहीं बन रही थी। किसी को कुछ जवाब नहीं दे रही थी, बस धीरे से सिर झुकाकर शालीनता से मुस्कुरा भर देती थी। तो इतनी तसल्ली तो मुझे हो ही गई थी कि मेरी नई नवेली पत्नी आजकल के चलन के मुताबिक चंचल नहीं है, सोबर नेचर की है, जैसी मैं चाहता था। इस तरह से कुल मिलाकर लड़की और उसकी फैमिली पसंद आई थी मुझे। विदा के समय बरेली से वापस दिल्ली आने वाली हम बारातियों की गाड़ियों के संग एक गाड़ी उसके भाई भाभी की भी आई थी। अपनी कार में वे बराबर मेरी कार के संग संग चलते रहे थे
और रास्ते भर उसे हाथ हिला हिला कर हंसाते रहे थे। जहाँ दिव्यांशी, हाँ यही नाम था उसका, रोने रोने को होती, उसके भैया भाभी उसे हंसा देते और वो रिलैक्स हो जाती। दीदी और उसके सरदार पति यानी मेरे योगेंद्र जीजा जी, हम सब खुश थे कि कितना केयरिंग है इस परिवार में सब। घर यानी दिल्ली पहुंचते पहुंचते सांझ होने को आई थी। घर में हर तरफ शोर शराबे और हंसी मजाक के दौर चल रहे थे। माँ ने उन लोगों को भी खाना खाकर ही जाने के लिए रोक लिया था। देवयांशी के भैया भाभी दोनों उसे खूब देर तक पता नहीं क्या क्या समझाते रहे थे। मैं आते जाते देख रहा था कि वो भी सिर हिला हिलाकर सब समझ रही थी। खाना पीना निपटते निपटते 10 बजने को आए थे। तब वे लोग उसे सुलाकर वापस बरेली लौट गए थे। उनके जाने के बाद मैं भी अपने दोस्तों के बीच पहुंच गया था। सब पूरी मस्ती के मूड में थे। काफ़ी देर बाद दीदी ने आकर सब दोस्तों को ज़बरदस्ती उनके घरों को रवाना किया। कुछ रिश्तेदार जो हमारे घर में ही ठहरे हुए थे, वे भी थकान के कारण अब तक अपने अपने कमरों में सोने जा चुके थे। दीदी ने मुझे ठेला तो मैं भी शर्माता हुआ अपने कमरे में चला आया था। कमरे में घुसते ही मैंने देखा कि इस बीच मुझसे छुपाकर मेरा कमरा बड़ी ही सुंदरता से सजवा दिया गया था। ऊपर से पलंग पर लटकती रजनीगंधा और गुलाबों की लंबी लंबी लड़ियों के बीच मेरी नई नवेली पत्नी यानी देवयांशी सो रही थी। मैंने भारी भरकम शेरवानी उतारी और कुछ हल्के कपड़े निकालने के लिए अपनी अलमारी खोली। मैं जानबूझकर थोड़ी अधिक ही खटर पटर कर रहा था, जिससे पलंग पर सोई यह शख्स जो अब तक मेरी पत्नी बन चुकी थी जाग जाए, मुझसे बात करे और हम दोनों एक दूसरे को थोड़ा बहुत जाने तो सही। जैसी मेरी तमन्ना थी, थोड़ी देर बाद ही पलंग पर कुछ हलचल हुई और फिर वह उठकर बैठ गई। उसने अपनी चारों तरफ निगाहें दौड़ाईं, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। मैं कुछ दूरी पर अलमारी का खुला पल्ला पकड़े पीछे मुड़कर चुपचाप उसकी ओर देख रहा था। एक बात बता दूं, मैंने पहले से ही सोच रखा था कि अपने कई दोस्तों की तरह मैं पति नाम का हिटलर बनकर नहीं रहूंगा, बल्कि अपनी पत्नी को समानता का दर्जा दूंगा और बहुत प्यार करूंगा। जब इस लड़की की आंखें मेरी आंखों से टकराईं, तब मैं आंखों ही आंखों में उसे ढांढस बंधाते हुए मुस्कुराया, ताकि उसे लगे कि वह किसी अजनबी के साथ नहीं, वरन अपने घर में किसी अपने के ही साथ है। पर उसने बड़ी ही आकुलता से पूछा, भैया कहाँ हैं? वे लोग तो चले गए, मैंने प्यार भरे स्वर में ही दुलराते हुए जवाब दिया। पर मेरा इतना कहना भर था कि वो बिजली की तेजी से बिस्तर से नीचे उतरी और चीखती हुई दरवाजे की तरफ भागी, भैया 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 कहाँ हो, जल्दी से आओ। इस पूर्ण रूप से अनपेक्षित और अचानक हुए क्रियाकलाप के चलते मैं अवाक सा अलमारी का अधखुला पल्ला पकड़े वहीं खड़ा रह गया और वह दरवाजे की चिटकनी खोल बला की फुर्ती से बाहर जा चुकी थी। कुछ ही पलों बाद जब मुझे सुध आई तो मैं भी तेजी से कमरे की बाहर की तरफ दौड़ा। हमारे बड़े से 2 मंजिले घर का अभी उसे कुछ अंदाजा नहीं था। वह उतावली से भैया भैया भाभी पुकारती हुई इधर उधर उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही थी। कॉरिडोर में अजीब सा दृश्य था। नक शिक 16 श्रृंगार किए, बालों में गजरा सजाए, लाल जोड़ा पहने एक दुल्हन उन्मादिनी सी इधर से उधर भाग रही थी। पीछे उसका लंबा आंचल धरा को बुहारता चल रहा था। वह तेजी से नीचे की सीढ़ियां उतरने ही वाली थी कि मैंने दौड़कर उसे पीछे से पकड़ लिया। मुझे डर था कि कहीं नीचे के कमरों में ठहरे हुए रिश्तेदार इस नाटक के शोर से जागकर बाहर ना आ जाएं। उसे अकेले संभालने में मुझे काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी, इसलिए मैंने बाएं हाथ से उसका मुंह दबोच लिया,
जिससे वो चीख ना पाए, और दाएं हाथ से उसका दाहिना हाथ पकड़कर मैं उसे थोड़ा धकेलता सा हुआ अपने कमरे की तरफ लाने लगा। इसी बीच ऊपर की मंजिल पर ही ठहरी मेरी दीदी अपने कमरे से बाहर आ गई। वहां का दृश्य देख पहले तो वह भी भौचक सी खड़ी रह गई, फिर जाने वह कितना समझी कितना नहीं, उसने भी प्यार से पुचकार कर इस अजूबा लड़की को अंदर लाने में मेरी मदद की। अंदर कमरे में बैठाकर दीदी ने उसे पानी दिया जो उसने नहीं पिया। दीदी उसे बहुत प्यार से समझाती रही कि यह उसी का घर है और यहाँ उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर भी वह बहुत डरी हुई दिख रही थी, बिना आवाज़ के सिसकियाँ ले लेकर रो रही थी। डरे हुए तो हम दोनों भी बुरी तरह थे। आज के ज़माने में इतनी ज़्यादा घबराने वाली दुल्हन की तो हमने कल्पना तक नहीं की थी। उसे प्यार से तसल्ली देकर कि कोई बात नहीं है, मैं अभी तुम्हारे भैया को बुला कर लाता हूँ, मैं दीदी को उसके पास छोड़कर ऊपर की ही मंजिल पर बने माँ के कमरे में आ गया। माँ को जगाकर मैंने उन्हें पूरी बात बताई। वह बुरी तरह से हड़बड़ा गई। फिर जब तक मैं माँ को साथ लेकर वापस अपने कमरे में पहुँचा तो पता चला कि वह लड़की कमरे से गायब थी और दीदी उसे ढूंढ रही थी। दरअसल दीदी का बेटा सनी उठकर रोते हुए उसे ढूंढता हुआ वहाँ आ गया था, तो दीदी बस 2 मिनट के लिए उसे वापस योगेंद्र जीजा जी के पास सुलाने गई थी। वापस आई तो यह लड़की कमरे से गायब थी। अब यह एक नई समस्या उठ खड़ी हुई थी। उस 7 कमरों वाले 2 मंजिले घर में, जहां नीचे के सभी कमरों में मेहमान ठहरे हुए हैं, इस नई नवेली दुल्हन को कहां कहां जाकर ढूंढे। तभी ऊपर कॉरिडोर से हमने नीचे देखा कि घर का मुख्य द्वार खुला हुआ है। पास ही में टूटा हुआ गजरा भी पड़ा था। हम समझ गए कि वह घर से बाहर जा चुकी है। बिना एक भी पल गंवाए मैं दौड़कर अंदर से कार की और स्कूटी की चाबी लेकर आया। दीदी स्कूटर पर और मैं कार पर, हम दोनों विपरीत दिशाओं में चल दिए। थोड़ी दूर जाकर ही मुझे वो लड़की सड़क पर बदहवास सी भागते हुए दिखी। शायद बिना कुछ सोचे समझे वह बस भागी जा रही थी, क्योंकि बरेली तो दूसरी दिशा में पड़ता था। सड़क पर आवाजाही अभी भी थी। लोग उसे देखते हुए जा रहे थे। किनारे पर कुछ ऑटो और रिक्शे वाले भी खड़े थे जो तमाशा देख रहे थे। अगर मैं इस समय यहाँ न पहुंचा होता तो सोचकर ही मेरा जी कांप गया। मैंने एक तरह से जबरन उसे गाड़ी में ठूंसकर चाइल्ड लॉक लगा लिया। दीदी को फोन कर बताया और उसे पकड़कर सीधा ऊपर अपने कमरे में वापस पहुंच गया। गनीमत थी कि बीच में किसी रिश्तेदार से टक्कर नहीं हुई, वरना पता नहीं मैं क्या कहानी बनाता। कमरे में पहुंचकर मैंने उसे पलक के सिरहाने पर तकिए की टेक लगाकर बैठा दिया। रो तो वह अब भी रही थी, पर चीख नहीं रही थी। उसकी हालत देखकर अब तक हमें उसकी दिमागी हालत के बारे में शक होने लगा था। हालांकि उस पर मुझे तरस भी आ रहा था, पर तरस तो मुझे स्वयं पर और अपने घर वालों पर भी बहुत आ रहा था, जिनके सामने यह भयानक सच्चाई मुंह खोले खड़ी थी। जाने हमें कितनी जग हंसाई झेलनी पड़ेगी, कितनी बातें, कितने ताने सुनने होंगे। धीरे धीरे लड़की वालों की सारी योजना, चालाकी से उठाया हुआ उनका एक एक कदम, सब कुछ हम समझ पा रहे थे। इस बीच माँ और दीदी उसे संभालने में लगी थीं। दीदी ने उसे पानी का गिलास पकड़ाया तो वह उसने जोर से हाथ मारकर फेंक दिया। झनाक की आवाज के साथ फर्श पर दूर तक पानी और कांच के टुकड़े बिखर गए थे। माँ और दीदी के चेहरों पर क्रोध साफ झलक रहा था। उनके चेहरों की भाव भंगिमाएं देखकर वह और अधिक खींच रही थी। वह स्वयं भी अस्त व्यस्त सी हो रही थी।
बिस्तर पर यहाँ वहाँ उसकी चूड़ियाँ, बिछिए, गजरे बिखरे पड़े थे। और मैं कहाँ तो एक और मैंने आज के लिए क्या क्या स्वप्न संजोए थे और कहाँ यह मुसीबत गले पड़ गई थी। मेरे क्रोध की सीमा नहीं थी। मैंने उसके भैया को फ़ोन लगाया कि आप लोग वापस आ जाइए, यहाँ इसे अचानक पता नहीं क्या हो गया है। उधर से जवाब आया, वापस तो नहीं आ पाएंगे, हम घर पहुँचने ही वाले हैं, अब कल दोपहर तक ही पहुँच पाएंगे वहाँ। फिर बोले, दिव्यांशी के पर्स के बाहर वाली पॉकेट में जो दवा रखी है वह किसी तरह उसे खिला दें, कुछ ही देर में वो ठीक हो जाएगी, घबराने की बात नहीं है। इसके बाद थोड़ा ठहर कर मृगांक भैया ने जो कहा उसने तो मेरे होश ही उड़ा दिए। उन्होंने कहा, अब जैसी भी है वह आपकी पत्नी है, उसे इस तरह के दौरे पड़ते हैं अक्सर, आप लोग नए हैं उसके लिए, इसीलिए अभी पड़ गया होगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, आप परेशान ना हो। मेरा क्रोध फट पड़ने को हो आया। परेशान ना हो? किस मुंह से आप ये कह रहे हैं? आप लोगों ने अपनी... तभी मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी। तत्क्षण बिना कुछ सोचे समझे मेरी अंगुलियों ने फ़ोन काट दिया, क्योंकि इतने गुस्से में होने के कारण उस समय मेरे मुंह से जो शब्द निकलने वाले थे वह वाकई बहुत अप्रिय होते और उनका सबसे अधिक असर मेरे सामने बैठी इस लड़की पर होता, जो इस समय रोना भूलकर मुंह खोले विस्फारित नेत्रों से मेरी ओर ताक रही थी। शायद वह वस्तु स्थिति को समझने की कोशिश कर रही थी। उस समय अपने अंदर मचे हुए तूफान के बावजूद मुझे ऐसा लगा जैसे वह एक छोटी सी बच्ची हो और जिसे यह भी समझ नहीं है कि उसकी गलती क्या है। उसके घर वालों से बात करके इतना तो मुझे समझ आ ही गया था कि अब जो भी करना है हमें ही करना है। हमें मतलब मुझे। मैंने इशारे से दीदी और माँ को वहाँ से हटने को कहा। थोड़ी आनाकानी के बाद वे लोग बाहर चली गईं। फर्श पर बिखरे पानी और कांच के टुकड़ों से बचता हुआ और अपने अंदर के तूफान को किसी तरह दबाता हुआ मैं धीरे से उसके पास पहुंचा और सहानुभूति से उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। उसके कंधे और उसका हाथ थपकता रहा। शायद इस समय तक वह काफ़ी थक चुकी थी, इसीलिए उस पर काबू पाया जा सका। मैंने उसे बच्चों की तरह बहला फुसलाकर दवा खिला दी। थोड़ी देर में वह बैठे बैठे मेरे कंधे पर ही सिर टिकाकर सो गई। मैंने धीरे से उसे बिस्तर पर लिटाकर चादर उड़ा दी और कमरे से बाहर आ गया। और अब मैं अपने कमरे के बाहरी वाली अनेक्सी में रखे सोफे पर आकर ठह गया हूँ। मेरा दिमाग अभी भी कुछ देर पहले घटी घटना की जांच पड़ताल में लगा है। थोड़ी देर में माँ भी आकर मेरे पास ही सोफे पर बैठ गई हैं, तो मैं अपने विचारों की दुनिया से बाहर आ गया हूँ। चुपचाप मेरे कमरे की सफाई कर दीदी और सनी को सुलाकर योगेंद्र जीजा जी भी वहीं आ गए। हमारे दिमागों में ढेर सारी उथल पुथल मची हुई थी। मृगांक भैया और रंजीता भाभी के फ़ोन उसके बाद से बराबर स्विच्ड ऑफ आ रहे थे। कोई लड़की इस तरह से ससुराल से कैसे भाग सकती है? अगर शादी से नाखुश थी तो पहले ही मना कर सकती थी। ये कैसे दौरे पड़ते हैं इसे? हमें कुछ नहीं पता था कि हमारे साथ हुआ क्या था। किसी रिश्तेदार को हमसे पहले इसके बारे में कुछ पता चल गया तो कहीं लड़की वालों ने हमारे साथ आदि सवालों की झड़ी लगी थी, पर जवाब हम चारों के ही पास नहीं थे। कल शाम को हम रिसेप्शन देने वाले थे, जिसमें शहर के कई प्रतिष्ठित लोग आने वाले थे। सबसे बड़ी टेंशन इस समय यही थी कि रिसेप्शन बिना किसी तमाशे के निपट जाए और दुल्हन की मानसिक ग्रंथि के विषय में किसी दूसरे से पहले हमें पता चले कि असलियत है क्या,
सच्चाई क्या है। अगर रिसेप्शन के दौरान इसे फिर से दौरा पड़ गया या किसी रिश्तेदार को ज़रा भी शक हो गया तो हमें कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। वैसे भी हमसे जलने वालों की कमी नहीं थी और इस केस में तो अभी हम खुद ही बिल्कुल ब्लैंक थे। हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि रिसेप्शन के बाद रात या अगले दिन सुबह तक, जब तक सभी मेहमान वापस ना चले जाएं, हम साम दाम दंड भेद किसी भी तरह इस लड़की को संभाले रहें। एनेक्सी में बैठे बैठे हम चारों देर रात तक अटकलें लगाते रहे। सुबह होने वाली थी। हम सब कुछ देर के लिए सोने आ गए। उस लड़की की वजह से मुझे अपने कमरे में सोने जाते भी डर लग रहा था, तो मैं कमरे की बाहर से कुंडी लगाकर वहीं एनेक्सी में सोफे पर ही सो गया। दूसरे दिन सुबह जब दीदी तैयार होकर इधर आ गई, तब मैं माँ के कमरे में जाकर आराम से सो गया था और काफ़ी देर तक सोता रहा था। जब मैं उठा तो घर का माहौल काफ़ी खुशगवार था। सजी धजी घूंघट काढ़े दिव्यांशी को दीदी और उसकी रंजीता भाभी रिश्तेदार औरतों से मिलाने नीचे ले जा रही थी, मुंह दिखाई के लिए। मैंने चौंक कर इशारे से मना भी किया तो उसकी भाभी ने मुस्कुराकर इशारों से ही मुझे तसल्ली दी कि कुछ नहीं होगा, आप मत घबराइए। पर फिर भी जिज्ञासावश मैं भी उन लोगों के पीछे पीछे नीचे ड्राइंग रूम में आकर बैठ गया था। मन में डर था कि कहीं यहाँ मेरी ज़रूरत न पड़ जाए। रिश्तेदार औरतें उन लोगों को घेरे बैठी थीं, उस लड़की को छेड़ रही थीं। मैंने देखा उनकी हंसी ठिठोली की बातों पर यह लड़की सिर्फ सिर झुकाकर मुस्कुरा भर देती थी। लोगों की बातों के जवाब देने का काम तो दीदी और उसकी भाभी ही संभाल रही थी। औरतें नई दुल्हन के भोलेपन पर बलिहारी हुई जा रही थीं। जल्दी ही उसे वहां से उठा लिया गया। दीदी और उसकी भाभी उसे लेकर रिसेप्शन के लिए तैयार होने ब्यूटी पार्लर चली गईं। उन लोगों को वहां से सीधे वेन्यू पर ही पहुंचना था। जब ये लोग चले गए तब मैंने राहत की सांस ली। मैं खुश था कि आज सुबह से हम दोनों का आमना सामना नहीं हुआ था। शाम हो चुकी थी। फंक्शन के लिए तैयार होकर इंतज़ाम वगैरह देखने के लिए मैं और योगेंद्र जीजा जी काफ़ी पहले से ही वेन्यू पर पहुंच चुके थे। डेकोरेटर्स ने सजावट बिल्कुल वैसी ही की थी जैसी हमने पसंद की थी। एंट्री गेट के काफ़ी आगे से ही गुलाबी और नीली बिजली की लड़ियाँ ऐसी आभा प्रस्तुत कर रही थीं मानो आप इंद्रलोक में प्रवेश करने जा रहे हों। पूरे घुमावदार पैसेज में दोनों तरफ घने पेड़ों के झुरमुट में रंगीन बल्ब और नीचे ज़मीन पर पानी, फूलों और दियों से भरे भव्य कलश सजे थे। साथ में गहरे मनभावन रंगों से भरवा रंगोली भी रची हुई थी। मैं सारा इंतज़ाम देखता हुआ बाहर की तरफ ही आ रहा था कि तभी पैसेज में वह गाड़ी आकर रुकी जो दीदी, रंजीता भाभी और उस लड़की को ब्यूटी पार्लर से लाने गई थी। पहले दीदी, रंजीता भाभी गाड़ी से उतरी, फिर दोनों ने मिलकर उसे उतारा। नई दुल्हन के श्रृंगार का सारा ताम झाम सहेजने के बाद कार से उतरकर अपना आंचल संभालते हुए वह सीधी खड़ी हुई तो सामने उसे मैं खड़ा दिख गया। दोस्तों, इस कहानी का पहला भाग बस यहीं तक। इसका दूसरा और अंतिम भाग लेकर हम जल्दी ही मिलेंगे। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।